And here we are back again with one of the most infamous chapter in the history of mathematics, the most hated chapter in the history of mathematics, which is trigonometry. आज अपने ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ट क्वेश्चंस का कॉम्पिलेशंस लेके आए हैं आपके लिए, सच दैट मिनिमम क्वेश्चंस को करने पर आप अपने पूरे सिलेबस, पूरे रिसेंट ईयर क्वेश्चंस को कवर अप कर पाओ. सो मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट, दैट इज द टारगेट ऑफ दिस क्लास. जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो मेरे तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में, उनकी कंपिलेशन है ये. ओके, बिफोर स्टार्टिंग अपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट से आपको रूबरू करा देंगे, ताकि जब मैं अपने क्वेश्चंस पे प्रोसीड करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, एकदम बेसिक से एबीसीडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं. वैसे ट्रिग्नोमेट्री टेक्स लमसम अराउंड 3 to 4 years टू कंप्लीट. 3-4 साल लगते हैं ट्रिग्नोमेट्री सीखने और प्रैक्टिस करने में. इट गोज टिल क्लास 12. ओके, क्लास 12 के बियॉन्ड भी है, लेकिन कम से कम तो क्लास 12 है. अपने एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ध्यान देना आप. सबसे पहली बात, अभी फिलहाल के लिए इन द जूनियर क्लासेस, जब तक आप 11 में नहीं हो, 9-10 का बात कर रहा हूं मैं, राइट एंगल ट्राइंगल बिकम्स योर एरिया ऑफ फोकस. राइट एंगल ट्राइंगल अगर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है. राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री है. ओके, आई अज्यूम कि आपको हाइपो, परपेंडिकुलर और बेस का मतलब पता होगा. ओके, हाइपो मतलब इस 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले साइड को अपने हाइपो कहते हैं. इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? 90 डिग्री के ऑपोजिट में बैठा है हाइपो. ओके, एंड उसके बाद आपको दिख रहा होगा हमारा परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर आपके थीटा के ऑपोजिट में बैठता है. अब थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो कि आप इस ट्राइंगल में कंसिडर करते हो उस 90 डिग्री के अलावा. नॉट दैट 90 डिग्री, उस 90 डिग्री के अलावा अगर आप कोई भी एंगल मार्क करोगे, मान लेते हैं कि हमने ये मार्क किया, तो मैं इसे कहूंगा थीटा. आप इस थीटा की जगह पर ए, बी, एक्स, वाई कुछ भी बोल लो, बट ये थीटा ही हमारी पॉइंट ऑफ व्यू है. सो हमारी पीओवी क्या है? हमारी पीओवी है ये थीटा. अब हम इस पूरे ट्राइंगल को कहां से देखेंगे? थीटा से देखेंगे. तो हमारा आंख यहां पर है ऐसे, और मैं यहां से अपने पूरे ट्राइंगल को देख रहा हूं. तो वो थीटा क्या है? वो थीटा हमारी पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने सम्स को कंसिडर करता हूं. ओके, परपेंडिकुलर हमारे थीटा के ऑपोजिट वाले साइड को कहते हैं. तो जो थीटा के ऑपोजिट में बैठता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर. उस मुताबिक ये जो साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर. मान लेता हूं कि इस ट्राइंगल का जो नाम है वो XYZ है. तो हमें हाइपो पता है, परपेंडिकुलर पता है, ऑटोमेटिकली जो थर्ड साइड होगा वो आप बेस कह सकते हो, है ना? जो थर्ड साइड होगा, एक ही ऑप्शन बचा है थर्ड साइड, आप उसे बेस कह लो. तो आइए इनका लेबलिंग करेंगे. आपकी हाइपो हुआ करती थी ZY, करेक्ट? आपकी हाइपो क्या होती थी? ZY हुआ करती थी. बहुत अच्छा. आपका परपेंडिकुलर हुआ करता था थीटा के ऑपोजिट में, विच इज XY. चलो यहां पर XY लिख लेते हैं. XY हो गया आपका परपेंडिकुलर. और जो थर्ड साइड था वो होता था आपका बेस, विच इज XZ. क्या था ये? XZ. अब इस पूरे चैप्टर में if you want to identify and label hypo, perpendicular and base, you are supposed to remember these 3 tricks. 90 डिग्री के ऑपोजिट में बैठा आपका हाइपो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू थीटा के ऑपोजिट में बैठा आपका परपेंडिकुलर, और जो तीसरा वाला बंदा है ना वो है बेस. आप इस चीज को याद रखेंगे. ठीक है, अच्छा, लेट्स कम टू द 3 विचेस. ठीक है, विचेस एक है साइन थीटा. ओके, साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर गेटिंग कंपेयर्ड टू हाइपो. व्हाई हाइपो?
Because hypo is the longest side of the triangle. Perpendicular compares itself with hypo. और सिंस ये एक रेशियो फॉर्मेट में है, इसीलिए इस टॉपिक को अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं. रेशियो क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर इज टू हाइपो फॉर्मेट में है, परपेंडिकुलर बाई हाइपो फॉर्मेट में है, तो रेशियो है. करेक्ट, वेरी सिंपल. ओके, अब साइन थीटा तो आपको पता है. दूसरे वाले पे आ जाते हैं, विच इज कॉस थीटा. भैया कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा सेम ही चीज है, लेकिन वो परपेंडिकुलर के जगह पर बेस को हाइपो से कंपेयर करता है. सो व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज बेस कंपेयर्ड विथ हाइपो. अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलता है हमारा तीसरा रेशियो, विच इज टैन थीटा. विच इज टैन थीटा. तो टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा इज बोर्न आउट ऑफ साइन एंड कॉस. सो अगर आपको टैन थीटा समझना है तो आप सबसे पहले इस साइन कॉस को समझ लो. साइन कॉस को समझने के बाद आइए अपने टैन थीटा पे मूव करते हैं. तो टैन थीटा है क्या? टैन थीटा होता है इस साइन और इस कॉस का खुद में रेशियो. मतलब जो आप यहां पर साइन निकाला था और जो यहां पे आपने कॉस फाइंड आउट किया था, आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टैन थीटा. साइन थीटा जहां पर परपेंडिकुलर बाई हाइपो होता है, वहां पर कॉस बेस बाई हाइपो होगा. ये हाइपो और हाइपो जब कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर परपेंडिकुलर बाई बेस बोला जा सकता है. सो कमिंग बैक टू साइन एंड कॉस. साइन बाई कॉस, दिस इज योर आंसर फॉर टैन. टैन का असली आंसर साइन बाई कॉस होता है, जिसे कैलकुलेट करके, जिसे आगे बढ़ाकर आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाई हाइपो. तो आपने जो तीन रेशियोज पाया है, आप सबसे पहले इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो. ठीक है, अब आप अगर साइन का उल्टा कर दो, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन, अगर आप साइन का उल्टा कर दो तो इसे अपने एक नया नाम देंगे कोसेक थीटा. अगर आप कॉस का उल्टा कर दो, मैं इन्हें एक नया नाम दूंगा सेक थीटा. और अगर आप टैन का उल्टा कर दो तो मैं इसे एक नया नाम दूंगा कॉट थीटा. उस हिसाब से कोसेक की वैल्यू क्या हो गई? कोसेक क्या होता था? साइन का उल्टा. साइन क्या होता था? परपेंडिकुलर बाई हाइपो. तो कोसेक क्या होगा? उल्टा. परपेंडिकुलर बाई हाइपो का उल्टा. परपेंडिकुलर बाई हाइपो का अगर मैं उल्टा करूंगा तो आंसर आएगा हाइपो बाई परपेंडिकुलर. इन द सेम वे, अगर मैं सेक का वैल्यू निकाल रहा हूं तो मुझे कॉस के वैल्यू का उल्टा करना है. कॉस मतलब होता है बेस बाई हाइपो, तो मैं यहां पर लिखूंगा हाइपो बाई बेस. इन द सेम वे, टैन का उल्टा करने पे कॉट आ रहा है. टैन की वैल्यू हुआ करती थी साइन बाई कॉस, तो कॉट की वैल्यू होनी चाहिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा. सही बात है ना? है कि नहीं? दिस इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा. और जहां पर हम यहां पर परपेंडिकुलर बाई बेस बोला करते थे, उसको हम उल्टा कर देंगे. उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर. इसे अपने कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस. रेसिप्रोकल रिलेशंस या फिर इनवर्स रिलेशन. यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं. तो अगर ये साइन है तो ये कोसेक है, अगर ये कॉस है तो ये सेक है, अगर ये टैन है तो ये कॉट है. उल्टा कर रहे हैं. अब when I was a kid, I faced some serious difficulties regarding how to memorize these things. Sin, cos, tan. Sin, cos, tan तक फिर भी ठीक था. Sin is all about perpendicular, cos is about base compared with hypo. Sin cos को अगर मैं कंपेयर करूंगा आ जाएगा tan. Tan का आंसर होता है sin by cos, उसके साथ साथ होता है perpendicular by base. अगर आप उसको सॉल्व आउट करते हो तो ये रेसिप्रोकल रिलेशंस को याद करने का हम एक ट्रिक निकाले, ध्यान देना. ठीक है, देखो, अगर आप कभी भी कॉस प्रोनाउंस करोगे, कॉस, तो आप जब रिपीट करते हो मेरे साथ कॉस, तो इसकी एंडिंग किस पे होती है? एस पे होती है. तो कॉस एंड्स एट एस, और वहीं से चालू होता है सेक. सेक, और इनकी एंडिंग कहां पे दिखाई दे रही है? सी पे. और ये सी से क्या हो गया वापिस? कॉस. तो कॉस एंडिंग हो रहा है सौ, सेक एंडिंग हो रहा है को से वापस कॉस, एंडिंग हो रहा है सौ से सेक, आ गया को से कॉस. मतलब नाम में ही छुपा है
इसकी जो रेसिप्रोकल बिहेवियर है वो नाम में ही छुपा है। जहां पे कॉस का एंडिंग होता है सौ, वहीं से सेक, जहां पे को से कॉस, ऐसे करके मैं अपना एक तिगड़म लगाया था ताकि मैं इन दोनों को याद कर सकूं। ठीक है, कि साइन का उल्टा, अच्छा कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, ऐसा मैं सोचा था। अच्छा, अगर आप कॉस और सेक, इसे अगर हम एक सांस में बोलें कोसेक, है ना, कॉस सेक कोसेक, तो ये हो गया साइन का उल्टा। तो ये साइन का रेसिप्रोकल है ना, ये होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। ठीक है, तो हम यहां से चालू किए थे अपने ट्रिक को और फिर यहां पर पहुंच गए, कॉस और सेक को एक साथ बोल दिया तो क्या आ गया, कॉसेक, और कॉसेक हो गया साइन का उल्टा। फाइन। अच्छा, अंत में अगर आप आओगे तो आपको मिलेगा ये कॉट और टैन। कॉट एंडिंग किस पे हो रही है, ट फॉर टैन, तो कॉट एंड टैन, कॉट एंड टैन, बहुत अच्छा। तो इसीलिए हमने ये 1 बाई टी फॉर टैन, टी कहां से आया, देखो कॉट के एंड में भी टी आता है ना, तो टी फॉर टैन, ऐसा हमने एक तिगड़म लगाया था। वैसे जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ फोनेटिकली लॉजिकल है, वो सिर्फ बोलने में लॉजिकल है, इसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन सारे रेशियोज का नामकरण ऐसे किया गया था कि हम बैठ के ये लॉजिक लगाएं। ठीक है, ये सिर्फ एक एक ट्रिक है इसको याद रखने का, ताकि आप गलती ना करो। ये सिर्फ एक एक फोनेटिक फन है। ठीक है, सिर्फ एक फोनेटिक है ये, मतलब समझ रहे हो फोनेटिक्स क्या होता है, मतलब बोलने के कला से हम लोग इनको याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। इनका जो नाम है साइन, इनका मतलब इनका जो नाम है कॉस सेक टैन कॉट, ये सब इनके जो रूट वर्ड्स हैं वो काफी डिफरेंट है। अगर मैं उनका हिस्ट्री बताने के लिए जाऊं तो ये पूरा का पूरा क्लास उसी में चला जाएगा, बट फिलहाल के लिए आप ऐसा कुछ तिगड़म ट्रिक्स अपने भी इन्वेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके, तो ये जो अभी अपने बोर्ड पर कर रहे हैं वो क्या है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, टी रेशियोज, इतना ही है। इसके अलावा आपको और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ओके, हैविंग सेड दिस, मैं आपको एक चीज को लेके वार्न कर देता हूं। ठीक है, आप ये मेरा वार्निंग समझो। अगर मैं कहूं कि a इज टू b का आंसर 10:9 है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि a का आंसर 10 है और b का आंसर 9 है। ये बात बिल्कुल भी गलत है। याद रखिएगा, रेशियोज आर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, आप उसे स्ट्रिक्ट वैल्यूज के तौर पे ट्रीट ना करें। अब मैं आपको अचानक से क्यों ये रेशियो पे ज्ञान देने लगा, आप समझ जाओगे अगला मोमेंट पे। मान लेते हैं कि साइन थीटा का आंसर मैं आपको बताया कि इट इज 3/5। आपने कहा कि भैया साइन थीटा तो मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपो होता है। अच्छा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपो विच इज 3/5। तो एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर को 3 लिख देते हैं और हाइपो को लिख देते हैं 5। गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो परपेंडिकुलर और हाइपो का कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कंपैरिजन है वो, आप उसको एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पे ट्रीट ना करें। रेशियो का मतलब वैल्यूज नहीं होता है, कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज होता है ना, इतना तो आपको पता होना चाहिए। आप इसे ऐसे ट्रीट ना करें। तो अब फायदा क्या हुआ, तो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि आप इसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3k एंड हाइपो इज इक्वल्स टू 5k, और यहां पे आप लिखोगे k इज अ कांस्टेंट ऑफ, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ proportionality. It is a constant of proportionality. So what does that mean? Whenever you have this kind of arrangement, इसे अपने कहते हैं proportion। क्या कहते हैं, proportion। क्योंकि देखो यहां पर एक रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपो के बीच में, और हमें बताया गया है कि ये रेशियो इससे इक्वल है, इनसे किनसे, ये 3/5 से इक्वल है। तो सिंस यहां पर इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज है, तो अपने इसे कहते हैं proportion। और एक प्रपोर्शन से अगर आप वैल्यू बोरो करेंगे तो उसे आपको करना पड़ेगा इस तरीके से, by using k, where k is a constant of proportionality. So what is the function of constant of proportionality? The function of constant of proportionality is to convert proportions into values. To convert proportions into values, मतलब constant of proportionality क्या करता है, constant of proportionality आपके प्रोपोर्शंस को वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। जो आप ये अलाउड नहीं था, अब ये एकदम सटीक है। किस लिए, सिर्फ वो के, वो जो के आ गया बंदा,
वो पूरा गेम बदल दिया, जो नॉट अलाउड था वो अलाउड हो गया। क्या करना है आपको, सिर्फ वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐसा करके लिख देना है। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कमिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। कहां है प्रोपोर्शन, यहां है प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमेशा ये के लेंगे, अगर आप के नहीं लेते हो तो पूरा गलत है। ठीक है, के ले लोगे सब कुछ सही है। ठीक है, ओके, एक बात तो ये हो गया। दूसरा, अगर ऐसा कोई ट्रायंगल दिया है, यहां पर मैं लिखा हूं 3, यहां पर लिखा हूं 5, तो ये तीसरा जो साइड है ये कैसे निकाला जाए। मतलब हमें ये पता है कि मेरा बेस 3 है, हमें ये पता है कि हमारा हाइपो है 5। अगर बेस 3 है और अगर हाइपो 5 है, तो लॉजिकली बताइए कि हमें परपेंडिकुलर कहां से मिलेगा। इस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा पुराना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का काम ही ये है, वो क्या करता है, वो एक ट्राइंगल के तीसरे अननोन साइड को पता करता है। ओके, जैसे इस सिनेरियो में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करोगे। हाइपो की जो वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता आपको, ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर। और बेस स्क्वायर की वैल्यू ऑफ कोर्स 9 होगी, 3 का स्क्वायर होता है 9। परपेंडिकुलर स्क्वायर का आंसर 16 आ जा रहा है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जा रही है 4। और ऐसा करने पे आपको तीसरा वैल्यू मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर, जो कि आपको पहले नोन नहीं था। तो याद रखना, अगर कभी भी ट्राइंगल में तीसरा साइड आपको नहीं पता है तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना। दिस इज नॉट अ सीक्रेट, ये सबको पता होना चाहिए। ओके, नाउ हैविंग सेड दिस, मैं क्यों निकाल रहा हूं परपेंडिकुलर बेस और हाइपो, क्योंकि बाबू जहां पर पाइथागोरस थ्योरम खत्म होता है वहां पर ट्रिग्नोमेट्री चालू होती है। जहां पर पाइथागोरस थ्योरम आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपो की वैल्यूज बताता है, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री उस परपेंडिकुलर बेस और हाइपो के रेशियोज को बिल्डअप करता है। पाइथागोरस थ्योरम happens, then trigonometry follows. Pythagoras theorem just happens and then trigonometry follows. कैसा, वो परपेंडिकुलर बेस रेशियो बना रहा है, बेस हाइपो रेशियो बना रहा है, हाइपो परपेंडिकुलर रेशियो बना रहा है, वो रेशियोज बना। बट रेशियो बनेगा कैसे, जो आपको साइड्स पता होंगे। और साइड्स कैसे पता होंगे, साइड्स आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के सहारे। सो ओल्ड इज गोल्ड, अपने को भूलना नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने मूव करेंगे हमारे पहले सवाल पर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन में आपको दो ट्रायंगल्स दिखाई देंगे। पहले वाले ट्रायंगल का नाम है BDC और दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम है ABC, और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो जो छोटी वाली ट्रायंगल है BDC, उसकी राइट एंगल बैठी है D पे, और जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ABC, उसकी राइट एंगल बैठी है B पे। तो यहां पर सबसे पहले तो अपने को यह करना है कि ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स को स्पेसिफाई कर लेना है। द फर्स्ट इज ABC एंड द नेक्स्ट इज BDC। ठीक है, और दोनों ट्राइंगल्स का एक रफ डायग्राम अपने यहां पे बना लेंगे। ABC का भी बना लेते हैं, कुछ ऐसा दिखता है, और अपने BDC का भी बना लेते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। ये 90 डिग्री कहां पर है, आप खास करके उसे नोट करके रखें। ABC में ना जो 90 डिग्री है वो B पर है, मतलब यहां पर A, यहां पर B और यहां पर C, ऐसा सिनेरियो है। तो आप बताएं 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होता है, क्या वो हाइपोटेन्यूज होता है? बिल्कुल होता है। अब आप देखो इन ट्राइंगल ABC आपकी पर्सपेक्टिव, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू कहां धरी हुई है? X पर। आप यहां पर फॉर इंस्टेंस मेंशन कर दे रहे हो X, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ठीक विपरीत ऑपोजिट अगर आप देखते हैं, उल्टे साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा BC, जो कि हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कौन होता है? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के ऑपोजिट में जो बैठेगा वो परपेंडिकुलर होगा। दो साइड्स लिख चुका हूं, अगर तीसरा लिख दूंगा तो वो बेसी कहलाएगा। ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट। अच्छा, यही काम अपने को करना है ट्राइंगल BDC में। यहां पर राइट एंगल D पे दिखाई दे रहा है, और Y डिग्री अगर आप देखोगे तो वो हमारे BDC का पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है। देखिए यहां पर है Y डिग्री, तो मैं ऑफ कोर्स यहां पर Y डिग्री ले लूंगा। और ये क्या है? ये है B, D एंड C। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंस आपकी पॉइंट ऑफ व्यू यहां है, तो इसके ऑपोजिट में जो साइड होगा आप उसे अपना परपेंडिकुलर मानेंगे। ठीक है, तो इस कहानी में आपका परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर है DC। हाइपो कौन है? जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में हो। तो हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया BC। तो D के ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूज है BC,
और आपके पॉइंट ऑफ व्यू y के ऑपोजिट में है DC, और जो तीसरा साइड बच गया वो तो होता है BD, जो कि ऑफ कोर्स मेरा बेस होगा। मैं आपसे पहले कहा था कि भैया देखो, पाइथागोरस स्टेज, ट्रिग्नोमेट्री फॉलोज, ट्रिग्नोमेट्री फॉलोज। ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा, पहले पाइथागोरस के मदद से हम अपने ट्राइंगल BDC के जितने भी रिलेवेंट साइड्स हैं उनको नोट डाउन करेंगे। आप देखिए, आपको DC का वैल्यू पता है 12, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 12, ठीक है, फाइन, 12 लिख दिया। हमें BD का वैल्यू पता है 9, तो मैं BD की जगह पर क्या लिख दूंगा, मैं BD की जगह पर लिख दूंगा 9। ये लीजिए, मैंने BD की जगह पर क्या लिख दिया, 9। तो देखिए, मुझे हमारा परपेंडिकुलर पता है, हमारा बेस पता है ना, लेकिन अफसोस हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता। हाइपो पता करने के लिए हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा करके लॉजिक लगेगा, और हाइपो की वैल्यू अंत में आ जाएगी 15। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 15 आएगा। आप हाइपो के जगह पर 15 नोट डाउन कर लिया, ये आपकी अचीवमेंट है। आइए हम यहां पर लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर। ये हमने भैया अभी अभी फाइंड आउट किया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। मैं क्यों इसके मतलब क्यों इसको मैं लिख के खुश हूं, मैं समझाता हूं। क्योंकि ये जो साइड है ना BC, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में अपीयर करता है। छोटे वाले ट्राइंगल में अपीयर कर रहा है एज एन हाइपो, वो अपीयर करता है एज अ हाइपो, और बड़े वाले ट्राइंगल में वो अपीयर करता है एज अ परपेंडिकुलर। अब देख लो, जो BC है ना, वो बड़े वाले ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर है, लेकिन छोटे वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट में पड़ने के वजह से वो क्या है, वो एक हाइपो है। तो छोटे वाले ट्राइंगल के अनुसार वो हाइपो, लेकिन बड़े वाले ट्राइंगल के अनुसार वो परपेंडिकुलर। ये जो डुअलिस्ट प्रॉपर्टी है हमारे इस BC की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे हमने BC का वैल्यू कितना निकाला, मैंने BC का वैल्यू निकाला 15, ठीक है, यहां पे देखो नोटेड है। ऑफ कोर्स यहां पे जो आपकी परपेंडिकुलर थी वो भी क्या थी, वो भी BC थी, और इसकी आंसर कितनी आ गई है, 15 आ गई है। अब हाइपो ऑफ द लार्ज ट्राइंगल, द लार्जर ट्राइंगल वाज AC, और जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 25। देखिए फिर से मुझे तीसरा वाला जो वैल्यू है बेस का वो नहीं गिवन है, मेरे को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इनका साइड चेंज करेंगे, जैसे 625 माइनस 225 करना पर 400 आएगा। 400 है बेस स्क्वायर का आंसर, 20 स्क्वायर अगर आपका बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, बेस की वैल्यू कितनी है, 20। तो बेस कितना आ गया, बेस आ गया 20, है ना, बेस कितना आ गया 20। अब आप ये पूरा सिनेरियो देख लो, यहां पर अभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क ख ग घ कुछ नहीं लगा है, अभी तक अपने सिर्फ पाइथागोरस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। ध्यान देना, यहां पर मैं लिख देता हूं 20, स्टार मार्क दे दूंगा क्योंकि पहले से गिवन नहीं था, मैंने फाइंड आउट किया है। आइए ढूंढते हैं cos x, आइए ढूंढते हैं sin y, आइए ढूंढते हैं tan x। आइए cos x देखेंगे, x कहां पर है, x यहां पर है, क्या ढूंढना है मुझे, cos x। cos x क्या होता है भैया, cos x होता है बेस बाई हाइपो, और बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 20, देख लो नीचे ही लिखा हुआ है, और हाइपो की वैल्यू है 25। तो आपने क्या करना है, आपने इस cos x की जगह लिख देना है 20/25। साइन y, y कहां मिलेगा, ट्राइंगल BDC में आपको दिख रहा होगा y, और साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपो। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, और हाइपो की वैल्यू कितनी है 15। आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में, यह है आपका tan x। tan x मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। x में ढूंढ रहे हैं, मतलब इधर तो आप देख मत लेना क्योंकि ये तो y का था। आइए x में देखते हैं, x में अगर आप देखोगे तो ये सिनेरियो है, और यहां पर आपसे कहा गया है tan मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 और बेस की वैल्यू है 20, तो यहां पे रखेंगे 15 और यहां पे रखेंगे 20, दैट्स इट। आपने अभी तीनों रेशियोज का आंसर निकाला है। चलिए, ये 2 cos x था, cos x के जगह पर था 20/25, 5 से कैंसिल कर लेना। ये 3 sin y है, y के जगह आप लिख सकते हो 12/15, 3 से कैंसिल कर लेना, और उसके बाद प्लस 4 tan x, tan x x के जगह आप लिखोगे
tan x की जगह आप लिखोगे 15/20। अब इसको 5 से कैंसिल कर सकते हो एंड दैट्स इट, काम खत्म, है ना। बहुत इजीली आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। देखो 3 5 जा 15, ये सब जो चिंदी हरकत है ये हमसे ना करवाओ भाई, है ना। 5 3 जा 15, देखो कैंसिल हो गया, है कि नहीं। ये सब तुम लोग खुद खुद कर लो भाई, बहुत इजी है, बेसिक है ये तो। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ विजुअल सेग्रीगेशन आना चाहिए। आपको एक डायग्राम में अपने दो ट्राइंगल्स को फाड़ के निकालना, ये आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि हम तो आएंगे फॉर्मूला लिख के टिक 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 करके सम्स करके निकल जाएंगे, नहीं होता है ऐसा। आपकी विजुअल अवेयरनेस मैटर करती है कि अच्छा 290 डिग्री का साइन है तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे, 2 वेरिएबल है मतलब कि 2 सेट ऑफ रेशियोज निकलेंगे, एक्स निकलेगा वाई निकलेगा, है कि नहीं, है ना। आइए अपने अगले सवाल पर मूव करेंगे, है ना। देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। If sec A is equals to 17/8, then verify blah 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 blah. Okay. वेरीफाई, ये वेरीफाई में ना एक चीज हमेशा याद रखना कि यहां पर ऐसे LHS बनेगा, यहां पर हमेशा RHS बनेगा, ठीक है। और अंत में जाके हम हिप हिप हुर्रे करते हुए लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS और फिर यहां पे लिखेंगे वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है ये वेरीफाई वाले क्वेश्चंस का, आप इसे भूलना मत, ओके, आप इसे भूलना मत। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, लेट्स लुक एट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विच इज sec A इज इक्वल्स टू 17/8। चलिए लिखते हैं sec A इज इक्वल्स टू 17/8। एज वी ऑल नो sec होता है cos का उल्टा। ये सारे रेशियोज अभी आपको याद तो नहीं होंगे, ऑफ कोर्स आप प्लीज इसको पेज पे नोट डाउन कर लो ताकि जो मैं कह रहा हूं वो आप समझ पाओ। अगर आप फॉर्मूलाज ही नोट डाउन नहीं करोगे तो मैं बोलता जाऊंगा और आप कुछ पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है एट द फर्स्ट प्लेस। चलिए उसको फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए पहले तो। दूसरी बात, सेक मतलब होता है कॉस का उल्टा। कॉस मतलब होता था बेस बाई हाइपो, तो सेक मतलब होगा हाइपो बाई बेस। हाइपो बाई बेस का आंसर है 17/8। अब आपको हाइपो की वैल्यू 17K लिख देनी है और बेस की वैल्यू 8K लिख देनी है। इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, बिकॉज K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। K is a cop, okay? K is a constant of proportionality. Having said that, मैं आपको बताया था कि भैया पाइथागोरस थ्योरम अब आपको मैंडेटरी है, वरना तू तीसरा साइड निकालेगा कैसे? तीसरा वाला तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नोन नहीं है, वो तो तुमको चाहिए। कैसे होगा? हाइपोस्क्वायर इज इक्वल्स टू perpendicular square plus base square, and so 289K square is P square and 64K square. Now this step is a hot spot. Why? क्योंकि यहां पर पता नहीं क्यों कुछ कुछ चमगादड़ भूल जाते हैं कि इस पैरेंथेसिस के अंदर जो K है, इस ब्रैकेट के अंदर जो K है, उसके ऊपर भी होल स्क्वायर का साइन दिया हुआ। आई हैव सीन अनकाउंटेबल कैंडिडेट्स डूइंग दिस स्टेप। इसके पीछे का लॉजिक आज तक मेरे को नहीं समझ में आया कि ये काम कोई कर कैसे सकता है, बट भाई करते हैं बच्चे। वो क्या करते हैं ना, जो होल स्क्वायर है 17 स्क्वायर मतलब क्या होता है 289 होता है, सबको पता है। के के ऊपर भी तो स्क्वायर है ना, उसको भूल जाते हैं, है ना, भूला ऐसा। तो के का जो स्क्वायर है वो भी तो देना पड़ेगा ना भैया। तो आप ये गलती कभी मत करिएगा कि ये जो के है आप उसको भूल गए, के स्क्वायर लिखे ही नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा। अच्छा 64 का आप साइड चेंज कर देंगे, 64 के स्क्वायर का साइड चेंज होगा, इसका आंसर आएगा 225 के स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके 225 के स्क्वायर क्या होता है, चलो बताओ। ये अगेन एक बहुत जनरल ट्रिविया है। 225 के स्क्वायर लिखा हुआ आपके पास, 225 होता है 15 का स्क्वायर, 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो क्या होगा यहां पर हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर। के स्क्वायर तो ऑलरेडी था और पी स्क्वायर भी ऑलरेडी था, है ना, पी स्क्वायर भी ऑलरेडी था। अब हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो है रूटिंग बोथ साइड। क्या किया मैंने? स्क्वायर रूट किया बोथ साइड पे। स्क्वायर रूट अगर आप बोथ साइड पे करेगा तो आपको मिलेगा अपने परपेंडिकुलर का आंसर 15K। कैसे? आप जब रूटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जब रूटिंग बोथ साइड करते हैं तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर एलिमिनेट कर देता है एक दूसरे को। 15K आएगा आपके परपेंडिकुलर का आंसर। अब अगर आप अपने क्वेश्चन को ठीक से देखो
तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा और कॉस थीटा का डिमांड है, राइट हैंड साइड में टैन थीटा का डिमांड है। क्वेश्चन को अप्रोच करने के पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपो, यू मस्ट अग्री। अच्छा ठीक है, अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपो होता है, क्या आपको परपेंडिकुलर और हाइपो की वैल्यू नहीं पता? पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15k और हाइपो की वैल्यू है 17k। इफ यू रिमेंबर, मैं यहां पर इसको नोट किया था। तो यू रिमेंबर हाइपो की वैल्यू कितनी थी? 17k। ये के कैंसिल कर देंगे और इस तरीके से आ गया साइन थीटा का वैल्यू। इन दी सेम वे अगर आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालोगे तो कॉस थीटा क्या बोलता है? कॉस थीटा बोलता है बेस बाई हाइपो, और बेस बाई हाइपो में बेस की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता थी 8k, हाइपो की वैल्यू अभी अभी अपने नोट किए थे 17k, और जब ये के कैंसिल कर देंगे तो मेरे कॉस थीटा का फाइनल वैल्यू आ जाएगा 8/17। लगे हाथ आप एक काम करिए, टैन थीटा का भी वैल्यू कैलकुलेट करने का कोशिश करिए। टैन थीटा क्या होता था? टैन थीटा की एक्चुअल फॉर्मूला होती थी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद हमारा फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर बाई बेस भी आया था। अब अगर आप परपेंडिकुलर के जगह पर 15k लिख दो और बेस के जगह पर तो 8k ऑलरेडी नोन था, तो यहां पर आपको परपेंडिकुलर की भी वैल्यू, आपको टैन थीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि ये ना बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव कर देता है। कैसा कॉम्प्लिकेशन? आप देखो, अब आपको ना ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इनकी वैल्यूज क्या बैठानी है। आपको ऑलरेडी पता है कि साइन कॉस टैन का वैल्यू क्या, बस पुट करके नॉर्मल फ्रैक्शंस जैसा इसको सॉल्व कर लो। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता थी 15/17, करेक्ट? 15/17, और डिनोमिनेटर में क्या है? 4 कॉस थीटा। कॉस थीटा का भी आपको वैल्यू पता था 8/17, और यहां पर आप देखोगे तो एक स्क्वायर है और यहां पर है -3। अब आपके पास है 3 माइनस 15 का स्क्वायर करने पे आता है 225, और 225 इंटू 4 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 900। यहां पर है 17 का स्क्वायर जो कि हो जाता है 289। वैसे ही सेम केस अपने नीचे रिपीट करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ऊपर से देखिए 4 मल्टीप्लाइड है बाहर, तो 8 का स्क्वायर है 64 और ये 4 मल्टीप्लाइड है, आपका आंसर आ जाएगा 256। नीचे 17 का स्क्वायर होगा विच इज इक्वल्स टू 289, यहां पर -3 लिखा गया है। ओके, आइए अब अपने क्या करेंगे, अब अपने दोनों ही सेक्शंस पे एलसीएम करना चालू करेंगे। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं इस स्टेप को, आप इसको गौर से देख लो। ये हमारा स्टेप इन कलर। ओके, अब क्या करना है अपने को? बेसिकली यहां पर भी एलसीएम करना है अलग से और यहां पर भी एलसीएम करना है अलग से। ठीक है, देखिए ऊपर हम एलसीएम कर रहे हैं, 289 गया एलसीएम में, कॉमन सेंस है ये तो। 289 इस 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। आइए देख लेते हैं 289 इंटू 3 का आंसर कितना होगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप एकदम पेशेंस के साथ। 2 कैरी चला गया 7, 24 इंटू मिला के 26, 2 कैरी है, यहाँ पे आ गया 3 2 6 और 2 कैरी था, मिला के हो गया 867। कितना हो गया? दिस इज 867। ओके, तो याद रखेंगे इस 867 को, ये 867 एलसीएम के वजह से वहां पे अपीयर किया है। 289 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 900। इन द सेम वे एक एलसीएम तो आपको नीचे भी झेलना है ना। देखिए 289 एलसीएम में चला गया, यहां पर है 256, और यहां पर 289 इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो पहले आया था 867। अब ये 289 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 867 माइनस 900 आ रहा है, जिसका आंसर सिर्फ -33 होगा। कितना होगा? -33। और अगर आप इन्हें देखें तो ये 867 माइनस 256 है। आइए इन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। 867 माइनस 256, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1 एंड 8 में से 2 गया 6। सो द आंसर इज 611, नेगेटिव ऑफ 611, एंड ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 33 डिवाइडेड बाई 611। ओके, लेट्स ट्राई कि आपके आरएचएस में आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। अब अगर अपने आरएचएस पे मूव करते हैं तो दिस इज 3 माइनस tan थीटा, और इस tan थीटा का वैल्यू हमारे पास 15/8 था, 15/8, और इनका आप कर रहे हैं स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3, फिर से tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan थीटा का आप स्क्वायर कर रहे होगे, करेक्ट? तो आपने यहां पे जब tan थीटा का स्क्वायर किया तो दिस इज 15/8 का स्क्वायर। सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा ठीक है, अब दिस इज 3 माइनस 225/64 एंड
दिस इज 1 माइनस 3 इंटू 225/64 विच इज 675/64। ठीक है, अब आप करेंगे एलसीएम, वैसा ही बेसिक से एलसीएम जो कि पहले हुआ था। 64 चला गया एलसीएम में और यहां पे 64 क्लाइम करेगा, बिकम 64 माइनस 675। ओके, यहां पर भी 64 जाएगा, 64 इंटू 3 करेंगे, आंसर इज 100 एंड आई मीन 64 इंटू 3 करेंगे, आंसर इज 192 एंड दिस इज 225। करेक्ट। आपका आंसर यहां पर -33/64 आ रहा है और यहां पर -611/64 आ रहा है। 64 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड लिख सकते हैं। तो इस पूरे सम्स में आपसे दो जगह गलतियां हो सकती हैं। आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। पहली गलती ये कि आप यहां पर कोई मिसअप कर दो। दूसरी गलती ये कि आप जब वैल्यू पुट भी कर दो तो इसके एलसीएम में, इसके कैलकुलेशंस में आपसे कोई गलती हो जाए। बस ये दो चीज को अवॉइड कर देना, काम हो जाएगा। अच्छा, मैं आपके अटेंशन पे और एक चीज लेके आना चाहता हूं, अब ध्यान देना। यहां पर ना इस पूरे क्वेश्चन में ए बोला गया है और अचानक से मैं यहां पर थीटा लिख दिया हूं। वैसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं है ना, इसमें कोई टीचर्स मार्क्स काटते हैं, क्योंकि जो थीटा है वो एक जनरल एक्सप्रेशन है आपके एंगल का। थीटा हमेशा एक जनरल एक्सप्रेशन माना जाता है आपके एंगल का, लेकिन इट डजंट फॉलो द मैथमेटिकल एटिकेट्स। मैथमेटिकल एटिकेट ये बोलता है कि अगर बोला है सेक ए तो आप कृपया करके सेक ए ही लिखें। तो जैसे यहां पर मुझे लिखना चाहिए था साइन ए, कॉस ए एंड टैन ए। ठीक है, अब इस चीज का ख्याल रखना कि ऐसी गलती आपसे ना हो, नॉट अ सीरियस वन बट स्टिल व्हाई नॉट टू फॉलो द मैनर्स। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस को देख के आप दिल छोटा मत करो, आमतौर पे सवाल इतने भारी नहीं होते हैं। मैंने जानबूझ के एक डिफिकल्ट क्वेश्चन चुना है जस्ट टू सेट द एक्सपेक्टेशन स्ट्रेट। ठीक है, आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में या फिर आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में पर ढीले ढाले क्वेश्चंस आए, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। करेक्ट। चलिए देखिए अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल वैसा ही है जैसा पिछला सवाल था, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट क्या है, इसमें नंबर्स नहीं है। नंबर्स नहीं है लेकिन मेथोडोलॉजी एकदम वैसी रहेगी जैसी थी। नंबर्स नहीं है लेकिन tan थीटा मतलब क्या हुआ करता था, परपेंडिकुलर बाई बेस होता था, सबको पता है। परपेंडिकुलर बाई बेस का आंसर ऑलरेडी गिवन है विच इज a/b। अब जो मैंने आपको वार्न किया था वो वार्निंग याद रखना, p का आंसर a नहीं लिखेंगे, b का आंसर b नहीं लिखेंगे। मतलब आपकी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी सर वो a k होगी और जो आपकी बेस की वैल्यू होगी वो बी के होगी। और आप यहां पे लिखेंगे बिकॉज के इज अ कॉप। कॉप स्टैंड्स फॉर इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगला स्टेप भी आपको रटा हुआ होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज देयर, इट इज ओमनी प्रेजेंट। हर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस थ्योरम का कोई ना कोई फुटप्रिंट मिलेगा। अच्छा, परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है, हाइपो निकालना है। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। द परपेंडिकुलर इज ए के, चलो करते हैं उनका स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर, बेस इज बी के, चलो करते हैं उनका स्क्वायर। हाइपो स्क्वायर का आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। नाउ टेकिंग के स्क्वायर एज कॉमन, आप देखो यहां पर के स्क्वायर दोनों जगह प्रेजेंट है, क्यों ना उसे कॉमन ले लें। आपकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ रूटिंग बोथ साइड, और यहां पर यह सम्स बन जाता है यूनिक। प्लीज आप इस स्टेप को अपने दिमाग में बैठा लो। आप ये हाइपो स्क्वायर और इस रूट ओवर को तो बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहां पर हाइपो। आप इस रूट ओवर और इस के स्क्वायर के न्यूट्रलाइजेशन में भी कोई आपत्ति नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। यहां पे आप लिख सकते हो के। हाइपो स्क्वायर था, बात समझ यहां पे, ठीक है। यहां पे था हाइपो स्क्वायर, यहां पे है के स्क्वायर, यहां पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब ऐसे करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे हाइपो लिख सकते हो, यहां पे आप के भी लिख सकते हो, लेकिन आप यहां पे ए प्लस बी नहीं लिख सकते हो। ये एकदम मखनचू वाला हरकत है, तुमको करना नहीं है। याद रखना, ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पर ट्रू है, यहां पर भी ट्रू है, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट है, ये जो पैरेंथेसिस का साइन है यहां पर, इसके बाद आप ये जो प्लस देख रहे हो ना, इस प्लस के वजह से ये इसके ऊपर ट्रू नहीं बैठेगा, ठीक है। ये वैसे का वैसा रह जाएगा भाई, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। दिस इज
ब्लडी रॉन्ग, एकदम भी गलत है, ठीक है। ध्यान दे, दिस इज हाइपो, दिस इज के, एंड दिस इज as it is under root of a square plus b square. This is the step जिसके वजह से मैंने इस सवाल को चुना था कि भैया हाइपो तो रूट ओवर के बाहर निकल जा रहा है, के भी निकल जा रहा है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां पे बीच में साइन है प्लस का, माइनस का होता तो भी सेम ट्रीटमेंट देते। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साइन सेम बिहेवियर है उनकी। यहां पर अगर मल्टीप्लीकेशन होता या फिर डिवाइड होता तो अपने उसको भले से एकदम सिंपली ट्रीट कर पाते थे, ठीक है। हाइपो की वैल्यू आ गई के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए अब अपने इनका डिमांड सुनते हैं, क्या है ये। इनका डिमांड है ए परपेंडिकुलर बाई हाइपो माइनस बी बेस बाई हाइपो बाई ए परपेंडिकुलर बाई हाइपो प्लस बी बेस बाई हाइपो। क्या हो रहा है आपको पता ही है, साइन की जगह साइन का रेशियो, कॉस की जगह कॉस का रेशियो हमने बैठाया है। ए परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके बोर्ड पर चमक रही है ना, विच इज ए के, करेक्ट। एंड हाइपो का वैल्यू तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो अपने क्या किए, परपेंडिकुलर का वैल्यू लिखेंगे विच इज ए के, और डिवाइडेड बाई जो हाइपो की वैल्यू है वो है के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये के कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का साइन, बेस का वैल्यू कितना था, बेस का वैल्यू था बी के, और हाइपो की वैल्यू एज यूजुअल यूनिक सी है हमारी, के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से के कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में मांजरा एकदम सेम है, डिनोमिनेटर में कुछ भी अलग नहीं है। मैं तो क्लोन करूंगा, ये देखिए मैं तो क्लोन करने को तैयार हूं। डिनोमिनेटर में अलग क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ भी अलग नहीं है, बस अलग है तो ये साइन। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अरे भैया ये है ए साइन थीटा का सेक्शन, ये है बी कॉस थीटा का सेक्शन, ये है ए साइन थीटा का सेक्शन, ये है बी कॉस थीटा का सेक्शन। ऊपर क्या है दोनों के बीच में, सब्ट्रैक्शन का साइन, नीचे क्या है दोनों के बीच में, एडिशन का साइन। बात तो बराबर है, बात तो बराबर है। आप देख लो क्या होगा, क्या करना आपको, ए इंटू ए स्क्वायर, उसके नीचे ये रूट ओवर वाले जो है बैठे हैं, माइनस बी इंटू बी क्या होता है बी स्क्वायर, उसके नीचे कौन है भैया, ये रूट ओवर वाले बैठे हैं। और आप देखो यहां पर भी वही सेम हाल है, ए इंटू ए बिकम्स ए स्क्वायर, और उनके नीचे ये रूट ओवर वाले बैठे हैं, और यहां पर साइन है प्लस का, और फिर b इंटू बी क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, और उनके भी नीचे कौन बैठा है, ये रूट ओवर वाला बैठा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो याद रखना ये चारों सेक्शंस एकदम सेम बिहेवियर लेते हैं। यहां पर भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम केस यहां पर है और सेम केस यहां पर है। अब क्या करना है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम ऊपर भी होगा, एलसीएम नीचे भी होगा, नीचे और ऊपर दोनों जगह एलसीएम सेम आएगा, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट्स इट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं ना, ये देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम में गया, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस तरीके से हो गया कैंसिलेशन, एंड दैट्स योर आंसर। यही प्रूव करना था शायद आपको, डू यू रिमेंबर। सो नंबर्स की जगह अल्फाबेट दे दिया तो डरने का नहीं, अपना मोडस ऑपरेंडी वैसे का वैसा ही रहेगा जैसे था, नथिंग चेंजेस, डरना नहीं अपने को। ओके अगला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा, बट इसमें ना आप देखो tan 60 cos 45 sec 30 cos 90 cosec 30 sec 60 cosec 30 cot 30 पता नहीं क्या क्या लिखा है। इसको समझने के लिए आओ मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। एक ट्राइंगल को जब आप देखते हो तो यहां पर तो 90 डिग्री फिक्स होती है, फिर यहां बनते हैं दो एंगल्स। मान लेते हैं कि मैं इस एंगल को बोल दूं x, और मान लेते हैं कि मैं इस एंगल को बोल दूं y। ये जो दो एंगल्स है ना ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, लॉजिकली सोचो, ये एक ट्राइंगल है जिसमें टोटल है 180 डिग्री, और 180 डिग्री के अंदर आते हैं तीन एंगल्स, एक आता है 90 डिग्री, एक आता है x और एक आता है y। तो अगर आप यहां पर 180 डिग्री लिखते हो और इस 90 का अगर आप साइड चेंज कर देते हो तो वो हो जाता है 180 माइनस 90, जिसका आंसर होता है x प्लस वाई।
तो ये 180 माइनस 90 की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो जो भी दो एंगल्स को जोड़ के 90 डिग्री आ जाए उसे अपने कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप याद रखना ये जो दो एंगल्स हैं वो क्या है? वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? जिनको दो मतलब जिन दो वैल्यूज को जोड़ के 90 आए। तो दो एंगल्स थे, चिंटू मिंटू, दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है। देन चिंटू इज इक्वल्स टू व्हाट? 90 माइनस मिंटू। आई मीन अगर ये x प्लस वाई का आंसर 90 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस वाई। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस एक्स। ये जो सिस्टम है ना इसे अपने कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हमारा अगला एक्सरसाइज निर्धारित है। ध्यान दें, साइन थीटा और कॉस थीटा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर साइन के पास थीटा है तो कॉस के पास रिमेनिंग एंगल होगा 90 माइनस थीटा। आप देख लीजिए, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हूं। एंड वाइसी वर्सा। ठीक है, यहां पर है कोसेक थीटा तो ये हो जाएगा सेक थीटा 90 माइनस थीटा। और यहां पर है टैन थीटा, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। ये हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। देखिए इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अपने जो कह रहे हैं वो क्यों कहते हैं, चलिए इसको एक अच्छे से एग्जांपल से होल्ड करते हैं। अगर आपके पास साइन 10 डिग्री है, मैं कहता हूं कि वो कॉस में 80 डिग्री होगा। क्यों? साइन और कॉस दो भाई थे, चिंटू मिंटू। चिंटू के पास 10 डिग्री था तो मिंटू के पास 80 होगा ना। चिंटू हैज 10, मिंटू हैज 80। ऑब्वियसली क्लास 5 का मैथमेटिक्स है भाई। साइन और कॉस भाई भाई मिला के कितना डिग्री? 90। साइन के पास 10 तो कॉस के पास 80। साइन के पास 1 तो कॉस के पास 89। साइन के पास थीटा तो कॉस के पास 90 माइनस थीटा। साइन के पास x तो कॉस के पास 90 माइनस एक्स। साइन के पास 0 तो कॉस के पास 90। साइन के पास 50 तो कॉस के पास 40। क्यों? क्योंकि भाई दोनों को मिला के तो 90 डिग्री बन रहा है ना, यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री शब्द का मतलब। तो x प्लस वाई दोनों को मिला के 90। इनके पास अगर 50 है तो टोटल तो 90 था, उसमें से 50 इनके पास है, तो उनके पास कितना है? 90 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 40। दैट्स इट। सो साइन प्लस कॉस इज इक्वल्स टू साइन का वैल्यू, साइन का एंगल और कॉस का एंगल जोड़ के कितना आता है? 90 आता है। अगर साइन के पास 0 डिग्री है, साइन के पास कुछ नहीं है, दो भाई थे, एक के पास कुछ नहीं है, मतलब जितना भी है एंगल सब दूसरे के पास होगा। साइन के पास अगर 0 है तो कॉस के पास 90 होना चाहिए। साइन के पास 90 है तो कॉस के पास 0 होना चाहिए। बताइए, साइन के पास 30 है और टोटल एंगल 90 है। साइन का भाई कौन है? कॉस है। तो साइन का भाई अगर कॉस है, साइन के पास अगर 30 है तो कॉस के पास कितना बचा? 60 बचेगा। अगर साइन के पास 45 है तो कॉस के पास कितना बचेगा? 45 बचेगा। अगर साइन के पास 60 है तो कॉस के पास कितना बचेगा? 30 बचेगा। साइन के पास 90 है, कॉस के पास कितना बचेगा? 0 बचेगा। क्योंकि भैया 90 तो टोटल था, साइन ने पूरा ले लिया, कॉस के पास क्या बचा? 0 बचा। सेम गोज विद सेक, कोसेक, टैन, कॉट। ये भाई भाई की जो पेयर्स हैं ये आपको याद रखना है, प्लीज याद रखना है इसको। तो ये साइन और कॉस क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं। ठीक है, ये सेक और कोसेक क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं। इनके एंगल्स को जोड़ेंगे 90 आएगा, इसीलिए इन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये थीटा है तो वो कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि टोटल तो 90 था, 90 में से टैन ने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। तो कॉट के पास कितना बचा? 90 माइनस थीटा। तो ये जो भाई भाई वाला पेयर है आप याद रखेंगे, साइन का भाई कौन है? साइन का भाई कौन है? कॉस है। एंड वाइसी वर्सा, है ना, इन द सेम वे कोसेक इज सेक और सेक का भाई कौन हो जाएगा? कोसेक। टैन इज कॉट और कॉट का भाई कौन हो जाएगा? टैन। ये सब तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। ठीक है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना अपने को। तो यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, आइए आपको थोड़ा सा हम इसे एक्सरसाइज कराते हैं। दिस इज साइन 0
साइन 0 मतलब cos 90. ओके, दिस इज साइन 30. साइन 30 मतलब एक भाई ने 30 ले लिया, दूसरे के पास क्या बचा 60. करेक्ट. ये है साइन 45. तो cos के पास कितना बचेगा 45. ये है साइन 60. तो cos के पास कितना बचेगा 30. ये है साइन 90. तो cos के पास कितना बचेगा 0. मानते हो ना, ये तो इधर ही से आया है ना. दो भाई, दोनों को मिला के 90. एक के पास अगर थीटा है, दूसरे के पास रिमेनिंग मतलब 90 माइनस जो पहले वाले के पास था मतलब थीटा. 90 माइनस थीटा द रिमाइंडर एंगल. आई थिंक कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर एकदम क्लीन है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज साइन 0 cos 90, इनका वैल्यू सेम होता है विच इज 0. साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ. साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1. तो देखिए, जो वैल्यू साइन 90 की होगी वही cos 0 की भी थी. मानते हो ना. जो साइन 60 की थी वही cos 30 की थी. जो साइन 45 की थी वही cos 45 की थी. जो साइन 30 की थी वो cos 60 की थी. और जो साइन 0 का था वही cos 90 का था. तो अगर आप एक वैल्यू याद रखें तो आपको दो वैल्यूज याद हो जाएंगे. क्या याद रखना आपको, सिर्फ इतना ही, 1 2 3 4 5. याद कितना होगा आपको 5 5 10. अगर आप सेम तरीके से देखो यहां पर, तो मैं रिलेशंस कोसेक और सेक के बीच में भी बना सकता हूं एकदम सेम तरीके से जैसे कि मैंने साइन और कॉस के साथ बनाया था. तो मैंने सेक और कोसेक, टैन और कॉट सेम रिलेशंस बनाया, सेम तरीके से बनाया, वही कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स. टैन और कॉट दो भाई हैं, दोनों के पास है 90. टैन के पास 0, कॉट के पास रिमेनिंग मतलब 90. वैसे टैन के पास 30, कॉट के पास 60, टैन के पास 45, कॉट के पास 45, टैन के पास 60. ऐसे करके मैंने कॉट के पास 30, टैन के पास 90 मतलब कॉट के पास 0. आप अगर केयर करोगे तो हमेशा ये दोनों एंगल्स जो है ना, वो मिला जुला के जो टोटल फंड है वो 90 का बना रहे हैं. तो देख लो, इन द सेम वे दिस इज 0 एंड दिस इज 90. 30 60 90. यहाँ पे 45 45 90, 60 30 90, 90 90, आई मीन 90 एंड 0 90, 0 90 90. ऐसे इसी को बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. करेक्ट. आइए इनका वैल्यूज देखते हैं क्या होता है. कोसेक 0 मतलब साइन 0 का उल्टा. भाई रेसिप्रोकल रिलेशन भूल थोड़ी ना जाएंगे. कोसेक 0 मतलब साइन 0 का उल्टा. 0 का उल्टा मतलब 1/0 होता है. और 1/0 मतलब अगर कोई पूछे तो बोल देना भैया इट इज अनडिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड. ओके. आइए, कोसेक 30 मतलब क्या होता है. कोसेक 30 मतलब होता है साइन 30 का उल्टा. साइन 30 मतलब होता है 1/2. 1/2 का उल्टा लिखेंगे तो 2 आएगा. साइन 45 का उल्टा होगा कोसेक 45. साइन 45 का आंसर 1/√2. उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2. इन द सेम वे इनका आंसर आ जाएगा 2/√3. और इन द सेम वे इनका आंसर आ जाएगा 1. ठीक है. अब अपने को करना क्या है, अपने को निकालना है tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 का आंसर, जिसके सहारे हमारे पास tan 9, cot 90, cot 60, cot 45, cot 30 और cot 0 का भी वैल्यू मिल जाएगा. एक का निकालेंगे, दूसरा अपने आप आपको मुफ्त में मिल जाना है. ठीक है. देखिए अपने tan 0 का आंसर कैसे निकालेंगे. tan 0 का आंसर होता है sin 0 cos 0. sin 0 की वैल्यू है 0 और cos 0 की वैल्यू है 1. तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा. आइए वापस प्रैक्टिस करते हैं. दिस इज tan 30. tan 30 कैसे आएगा, sin बाई cos करके, sin 30 बाई cos 30. sin 30 का आंसर कितना है, sin 30 का आंसर है 1/2. cos 30 का आंसर कितना है, cos 30 का आंसर है √3/2. तो मैंने क्या किया, 1/2 और √3/2 को डिवाइड किया, आंसर आ गया 1/√3. अच्छा, tan 45 कैसे निकालेंगे, sin 45 और cos 45 को डिवाइड करके. sin 45 का आंसर क्या है 1/√2. cos 45 का आंसर क्या है 1/√2. दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1. कट जाएगा ना, सेम सेम है. tan 60 कैसे निकाले, sin 60 बाई cos 60 करके. sin 60 का आंसर कितना है √3/2. cos 60 का आंसर कितना है 1/2. अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं मतलब √3/2 और 1/2 को डिवाइड करूं, आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ √3. इन द सेम वे देयर इज tan 90. tan 90 मतलब होता है sin 90 बाई cos 90. sin 90 का वैल्यू कितना है, sin 90 का वैल्यू 1 है, cos 90 का वैल्यू कितना है 0 है. 1/0 करेंगे, आप तो इसका वैल्यू जानते ही हो, वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है.
तो इस तरीके से आप ये सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो, एक छोटा सा ट्रिक याद रख के, और वो ट्रिक यहां पर शुरू होता है। ठीक है, आप देखिए, इनको उल्टा करके आप इनका आंसर निकाले थे और इन्हीं को डिवाइड करके आप उनका आंसर निकाले थे। मतलब यही सब कुछ अगर आप एक बार ये चार्ट समझ गया तो आप रेसिप्रोकल्स में जाके इधर भी निकाल सकता है और ये साइन बाई कॉस का थ्योरम लगा के उधर भी जा सकता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड एंगल्स का फॉर्मूलाज दैट यू शुड लर्न। ओके, आइए अपने कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे कि tan 60 का वैल्यू, अब देखो मैं यहां पे सारा वैल्यूज लिख चुका हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी। क्या करूंगा मैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं बार बार चेंज करूंगा, नहीं कर सकता। आप क्या करो, आप ये सारे वैल्यूज को अपने कॉपी पेन लेके ना नोट डाउन कर लो, ताकि जब मैं वैल्यूज यूज करूं तो आपको एलियन ना फील हो, आपको एलियनेटेड नहीं लगना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये करना क्या चाह रहा है। आपको वैल्यूज तो ऑफकोर्स याद नहीं है, अगर आप इनका फोटो खींच लेते हो या फिर अगर आप इसको नोट डाउन कर लेते हो तो जब मैं पुट करूंगा ना तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ भाई ये कर क्या रहा है। अच्छा, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है tan 60 का स्क्वायर। पहला बात देखिए, ये होता है tan 60 का वैल्यू विच इज √3। चलो मैं उसका स्क्वायर कर दिया। ये एडवांटेज फॉर्मूलाज का वैल्यूज याद होने का, मेरे को एंगल के वैल्यूज याद है इसलिए मैं बैठा पा रहा हूं। अगर एंगल के वैल्यूज याद नहीं होंगे, नो वे दैट यू कैन डू दिस। ये तो कंसेप्ट के दम पे याद नहीं होता, ये तो कंसेप्ट के दम पे आपसे हो नहीं पाएगा, आपको कम से कम वैल्यूज तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इन द सेम वे cos 45 का आंसर कितना था, 1/√2 था, उसका आपने स्क्वायर किया। 3 sec 30, अब चेक कर लो, देखो कैसे चेक करना है। sec 30 का वैल्यू कितना है, sec 30 का वैल्यू है 2/√3। तो आएंगे हम और क्या लिखेंगे, 2/√3। तो दिस इज 2/√3, स्क्वायर भूलने का नहीं है अपने को। दिस इज 5 cos 90 का वैल्यू होता है 0 और उसके ऊपर दे दिया मैंने स्क्वायर। इन दी सेम वे अब देखिए कोसेक 30 मतलब होता है sin 30 का उल्टा। sin 30 मतलब होता था 1/2, उसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा। sec 60 मतलब क्या होता है, sec 60 मतलब होता है cos 60 का उल्टा। cos 60 की वैल्यू भी 1/2 थी, उसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा। cot स्क्वायर 30, cot 30 कैसे निकालते हैं, tan 30 का उल्टा करके। tan 30 का आंसर कितना है, 1/√3 है, उसका उल्टा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, √3 आएगा। और क्या करेंगे यहाँ पर, √3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cot स्क्वायर था। आइए, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। अच्छा, यहाँ पर 4 है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 ही बचेगा बस, और यहाँ पर 3 है। 2 का स्क्वायर हमने लिख दिए 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया, एंड दिस इज 0। 2 + 2 इज 4 एंड 4 माइनस √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट ओवर कैंसिल आउट हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 1। देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। ये कैंसिलेशन होगा, यहां पर आ जाएगा 2 और ये कैंसिलेशन होगा, तो अल्टीमेटली द आंसर इज 3 + 2 + 4 विच इज इक्वल्स टू 3 + 2 5, 5 + 4 9। और आपके पास ये क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया 9। अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, आपको एंगल्स, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स है, इनका वैल्यूज तो आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है भाई। ठीक है, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। ओके, मेमोराइज दिस एज सून एज पॉसिबल, जितने अच्छे से कर सको आप। अच्छा, coming to the next question, you have sin a minus b is equals to half, cos a plus b is equals to half, find the value of a plus b। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। करना क्या है, आपको साइन के लिस्ट में जाना है और चेक करना है कि मेरा हाफ कहां पर आ रहा है। फिर आपको कॉस के लिस्ट में जाना है और चेक करना है कि आपका हाफ कहां पर आ रहा है। क्योंकि देखिए, एक बार साइन के सामने लिखा है हाफ और एक बार कॉस के सामने लिखा है हाफ। अगर साइन के सामने हाफ है तो ढूंढो कि कहां पर है हाफ, और अगर कॉस के सामने भी हाफ लिखा है तो ढूंढो कि कहां पर है आपका हाफ। चलिए, तो साइन के सामने हाफ आता है 30 डिग्री पे। एज यू कैन सी साइन 30 का आंसर कितना लिखा था, हाफ लिखा था। और कॉस के सामने हाफ आता है 60 डिग्री पे, तो कॉस 60 और साइन 30 दोनों का आंसर क्या होता है, हाफ होता है। इसी नॉलेज को यूज करेंगे अपने हम। देखिए यहां पर लिखेंगे साइन 30 क्योंकि साइन 30 मतलब क्या था, हाफ था। और यहां पर लिखेंगे कॉस 60 क्योंकि कॉस 60 मतलब क्या था, हाफ था। तो एक ही वैल्यूज के दो अलग अलग रेशियोज में अलग अलग एंगल्स हैं, एज यू कैन सी। अब आप सोचो कि यहां पर लिखा था साइन a - b इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री।
इस लॉजिक के अनुसार जब इस साइन और इस साइन को आप हटा दो तो आपको ना ये इक्वेशन मिल जाएगा। इन दी सेम वे यहां पर cos a प्लस बी का आंसर लिखा है cos 60। क्या लिखा है? cos a प्लस बी का आंसर क्या लिखा हुआ है? दिस इज cos 60। अगर मैं कैंसिल तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसको इरेज कर दूं यहां से ऐसे करके, तो a प्लस बी का आंसर कितना आ जाएगा? a प्लस बी का आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। यहां पर साइमल्टेनियस इक्वेशन का बुद्धि लगाना, b भी कैंसिल आउट कर देंगे, a प्लस a का आंसर हो जाएगा 2a, 30 प्लस 60 का आंसर हो जाएगा 90, 2 से कैंसिलेशन करेंगे आंसर हो जाएगा 45। आप देखिए वो नेगेटिव भी था और ये पॉजिटिव भी था, कैंसिलेशन तो एकदम लाजमी है। a प्लस a की जगह मैंने लिखा 2a और a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। डोंट फॉरगेट a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी? 60 डिग्री थी। a की जगह पर अगर मैं 45 डिग्री लिख दूं तो b का आंसर हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 45 विच इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने 45 डिग्री का तो साइड चेंज किया। अगर मैं साइड चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगी b की वैल्यू? 15 डिग्री। दैट्स इट, डन एंड डस्टेड, हो जाएगा ना? ओके तो आपने यहां पर इनसे पहले स्टैंडर्ड एंगल्स में गए, ऐसा करके इक्वेशंस बना, इक्वेशंस को सॉल्व किए, ए और बी का आंसर आ गया जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब आ जाते हैं इसमें अपने, ये है tan, ये किसका भाई है? ये cot का भाई है। ये भी tan है, किसका भाई है? cot का भाई है। ये भी tan है, किसका भाई है? cot का भाई है। ये भी tan है, किसका भाई है? cot का भाई है। भूलना मत। और दोनों भाई को मिला जुला के मिलेंगे 90 रुपए। एक के पास अगर कुछ है तो दूसरे की वैल्यू कैसे निकलती है? 90 से सब्ट्रैक्ट करके। कितना बार बताएं? चलो ध्यान दो। आपने क्या किया, यहां पे लिखा हुआ है tan 45, तो आपने यहां पे लिख दिया भैया cot 42। बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। चिंटू मिंटू दो भाई थे, एक के पास अगर 48 है तो दूसरे के पास कितना बचेगा? टोटल तो 90 था, 90 में से 48 चला गया तो कितना बचा? 42 बचा। इन दी सेम वे आप देखो यहां पर tan 23, अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा cot 67, और इसके पीछे का रीजन भी बड़ा सिंपल है। मैंने क्या किया, मैंने जब tan को cot में कन्वर्ट किया तो मुझे क्या करना पड़ा? 90 से माइनस करना पड़े, तो पहले भी करते हुए आया हूं। अगर यहाँ पे लिखा है tan 20 और अगर मुझे cot में कन्वर्ट करना है तो 90 से माइनस करके लिख दूंगा 70। करेक्ट, यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब। चलो ठीक है, आइए इनको मैं हूबहू वैसे का वैसा ही छोड़ दूंगा, इनको तो मैं छेड़ूंगा भी नहीं। और अब अभी समझ जाओगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। ये tan 42 डिग्री और ये है tan 67 डिग्री। अब अगर मैं एकदम पेज 1 पे चला जाऊं तो मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है। cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है। अगर cot tan का उल्टा होता है तो आप ये लिख सकते हो 1/, है ना? नहीं समझा क्या? चलो ठीक है, समझाते हैं। ये देखिए, ये थे आपके पहले स्लाइड्स, और ये पहले स्लाइड में हमने ऐसा लिखा था कि जो tan है और जो cot है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 1/tan करने पे cot आता है, 1/cot करने पे tan आता है, ऐसा लिखा गया था ना। तो ये सेम लॉजिक अगर मैं लगाऊं तो cot की जगह मैं लिखूंगा 1/tan, फिर से यहाँ पे आ गया cot, क्या लिखूंगा? 1/tan। अब यहाँ पे 42 था तो मैंने 42 लिखा, यहाँ पे 67 है तो यहाँ पे 67 लिखूंगा, यहाँ पर है tan 42, यहाँ पर है tan 67। अब तो तुम समझ गए होगे कि मैं ये काम क्यों किया। मैंने इनको चेंज किया और उनको वैसे का वैसा रख दिया। 42 42 67 67 वाला पार्ट कट गया, आंसर आ गया 1। यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मैं आपके लिए फॉर्मूलाज लिख दे रहा हूं कि मैंने क्या किया है। पहला बात ये कि cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, ये लॉजिक लगाया, और फिर मैंने क्या किया, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, ये लॉजिक लगाया। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला भी ज्ञान आ गया, इसमें रेसिप्रोकल रिलेशन वाला भी ज्ञान आ गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को अपने यूनिक मानते हैं। ओके, आइए अगले सवाल पर। दिस इज cos 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय cosec 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा बाय cot थीटा इज इक्वल्स टू 2। जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, समझते हैं क्यों। cos 90 माइनस थीटा, ओके, cos 90 माइनस थीटा, ये जितना भी आपको दिख रहा है बोर्ड पे तो फॉर्मूला था। 90 माइनस थीटा करने पे ये अपने भाई जैसा हो जाएगा। इसका भाई कौन था? cos का भाई था sin। 90 माइनस थीटा करने पे ये अपने भाई जैसा हो जाएगा। इनके भाई का नाम क्या था? कोसेक। करेक्ट है ना?
है कि नहीं? यहां पर कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक का भाई कौन है? सेक है। उल्टा नहीं पूछ रहा हूं, रेसिप्रोकल नहीं पूछ रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा हूं मैं। आई होप दैट यू रिमेंबर। नहीं याद है तो ये लीजिए, ये था ना साइन और कॉस, कोसेक और सेक, टैन और कॉट, इन दोनों को मिला के 90 डिग्री बनता है। अगर साइन ने थीटा ले लिया तो कॉस के पास 90 माइनस थीटा, कोसेक ने थीटा ले लिया, सेक के पास 90 माइनस थीटा, टैन ने थीटा ले लिया, कॉट के पास 90 माइनस थीटा। लेसन ऑफ द स्टोरी, लेसन ऑफ द स्टोरी, 90 माइनस थीटा करने पे आप अपने भाई के पास चले जाओगे, कॉस से साइन, साइन से कॉस, कोसेक से सेक, सेक से कॉट, सेक से कॉस, आई मीन सॉरी, कोसेक से सेक, सेक से कोसेक, टैन से कॉट और कॉट से टैन। नाउ कोसेक 90 माइनस थीटा मतलब हो गया सेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा विच इज कॉस थीटा। ओके, तो साइन ने थीटा ले लिया, कितना बचा? कॉस का। कॉट ने थीटा ले लिया तो बाकी किसका हो गया? टैन का। तो यहां पे लिख देंगे टैन थीटा। समझ गए ना? तो कॉट 90 माइनस थीटा क्यों? क्योंकि इनका थीटा टैन लेके बैठा था, तो जो रिमेनिंग है वो कॉट के पास चला गया। ये क्यों? क्योंकि कॉस इनका थीटा ले लिया था, तो कॉस ले लिया तो रिमाइंडर कितना है? साइन के पास चला गया। इन दी सेम वे कोसेक के पास 90 माइनस थीटा क्यों? क्योंकि सेक ने थीटा लेके बैठा था, सेक ने ले लिया थीटा, कोसेक के पास मजबूरन उतना ही बचा। कॉस के पास 90 माइनस थीटा क्यों? क्योंकि साइन ने थीटा ले लिया होगा, तो रिमेनिंग किसके पास बच गया? कॉस के पास बच गया। यहां पर भी कोसेक ने थीटा ले लिया तो सेक के पास कितना बचा? 90 माइनस थीटा बचा। फाइन। अब आप देखो क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है देखिए। प्लस 90 माइनस थीटा, फिर से टैन के पास 90 माइनस थीटा कैसे बचा? क्योंकि कॉट ने थीटा ले लिया होगा, कॉट ने लिया थीटा, रिमेनिंग बचा 90 माइनस थीटा, वो बेचारा टैन लेके रखा है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? कॉट थीटा, यहां पे कॉट थीटा। ये हो गया कैंसिलेशन, ये हो गया कैंसिलेशन। ओके, अब चलो देखो, दिस इज साइन थीटा। फिर से रेसिप्रोकल रिलेशंस में आ जाते हैं। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। रेसिप्रोकल नहीं, रेसिप्रोकल को भूलना नहीं है। ऐसा मत सोचना कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गया तो रेसिप्रोकल मर गया, ऐसा नहीं है। वो रेसिप्रोकल वाला रिलेशंस भी याद रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री वाला भी याद रखेंगे। रेसिप्रोकल्स में साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। भाई भाई वाला रिलेशन क्या है? साइन का भाई कॉस, कॉस का भाई साइन, टैन का भाई कॉट, कॉट का भाई टैन, सेक का भाई कोसेक, कोसेक का भाई सेक। ये पेयर भूलना नहीं अपने को। ये मत सोचना कि भैया वो दोनों सेम है, मर्ज कर दिया, खिचड़ी बना लिया पूरा, है ना? ओके, नाउ दिस इज सेक थीटा इनटू कॉस थीटा। सेक थीटा मींस कॉस थीटा का उल्टा, और यहां पे आपके पास कॉस थीटा है ही। अगर मैं कैंसिलेशन कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा 1, है ना? और यहां पर आप भूलना मत, आपने ना यहां पर 1 ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, तो इधर भी 1 आ गया, उधर भी 1 आ गया, मिला के इनका आंसर हो गया 2। यही प्रूफ करना था अपने को, इफ यू रिमेंबर, 2 प्रूफ करना था। यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए अगला 3 सवाल एक ही बोर्ड पर कैसे खत्म होगा देखिए। पिद्दू पिद्दू क्वेश्चन है। यहां पर आपसे बोला गया है साइन के पास थीटा है और यहां पे कॉस के पास बहुत कुछ है, आपको निकालना है टैन थीटा का आंसर। चलिए देखते हैं होगा क्या। ठीक है, साइन आपके एलएचएस में है और आरएचएस में है कॉस, है ना? कंफ्यूजन हो रहा है, एलएचएस में कॉस, आई मीन आरएचएस में कॉस, एलएचएस में साइन। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम इस साइन को कॉस के फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करेंगे। और वो तो आप जानते ही हैं कि अगर साइन के पास थीटा है तो कॉस के पास तो 90 माइनस थीटा बचेगा ना, क्योंकि साइन एंड कॉस, साइन इज इक्वल्स टू कॉस लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा माइनस 45 लिखा है। एलएचएस और आरएचएस वाला रेशियो मैच नहीं कर रहा। सिंस आपकी रेशियो मैच नहीं कर रही, आप प्रोसीड नहीं कर पा रहे, सो क्या करें? अपने एलएचएस वाले रेशियो को आरएचएस वाले रेशियो से टैली कराने का कोशिश करेंगे। तो अगर आपके साइन के पास थीटा था तो कॉस के पास 90 माइनस थीटा, ये तो हमारे फॉर्मूला का बेसिक्स था। आइए, अभी सिचुएशन अच्छा दिख रहा है। क्यों अच्छा दिख रहा है? यहां पर भी कॉस 90 माइनस थीटा, वहां पर भी कॉस 2 थीटा माइनस 45। अब सिंस दोनों जगह कॉस कॉस है तो मैं क्या कर सकता हूं, इधर का कॉस और उधर का कॉस मैं हटा दिया। क्या कर दिया मैंने? हटा दिया।
इरेज करने पर जो सिचुएशन है वो लगने लगेगा ऐसा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा माइनस 45। 45 का साइड चेंज करूंगा, माइनस थीटा का भी साइड चेंज कर लूंगा। ठीक है, माइनस थीटा को उस साइड बुलाया, 45 को इस साइड लेके आया। देखिए क्या हो रहा है सिचुएशन, 45 जब इस साइड आएगा तो वो नेगेटिव 45 से पॉजिटिव 45 बन जाएगा। 90 और प्लस 45 करने पे आंसर आ गया 135। इस तरफ जब नेगेटिव थीटा उस तरफ गया तो पॉजिटिव थीटा हो गया, 2 थीटा पॉजिटिव थीटा बिकम्स 3 थीटा। और अगर मैं अब कैंसिलेशन करूं तो थीटा की वैल्यू एकदम क्लियरली मेरे शक्ल पर 45 डिग्री दिख रही है। क्यों? क्योंकि मैंने 3 से जब कैंसिलेशन किया तो यहां पर कितना है 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा गया था tan थीटा का आंसर, जहां पे थीटा नोन नहीं था, लेकिन अब हमें थीटा का वैल्यू पता है। कितना है थीटा? 45 है, याद है ना? थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 है। मैं वहां पे यूज कर लूंगा tan 45 का आंसर 1। दैट्स इट। ये आपके बोर्ड्स में आया हुआ है और बहुत बार रिपीटेटिव तरीके से आपके बोर्ड्स में आया हुआ है, भैया आप इसे अवॉइड मत करिएगा। एकदम सेम लाइंस पे देखिए क्वेश्चन यहां पर ये है कि ये सेक है और ये कोसेक है। सिंस यहां पर रेशियोज मैच नहीं कर रहे हैं, फिर से मेरे लिए प्रोसीड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम इन्हें उनसे मैच कराने का कोशिश करेंगे, और कर भी सकता है क्योंकि जो सेक है और जो कोसेक है वो ब्रदर्स हैं, है ना? अच्छा, तो यहां पे कोसेक में जब मैंने कन्वर्ट किया तो मैंने यहां पे लिखा 90 माइनस 2a। क्यों? क्योंकि अगर सेक के पास 2a था तो कोसेक के पास 90 माइनस 2a ही होगा। अब यहां पर है कोसेक a माइनस 42। ये कोसेक और ये कोसेक मैंने क्या किया, ये कोसेक और ये कोसेक मैंने ऐसे करके गायब कर दिया। काटना मत, कभी भी अलाउड नहीं होता है, बस नेक्स्ट स्टेप में आप उसे गायब कर सकते हो। तो 90 माइनस 2a का आंसर आ जाएगा a माइनस 42। आप 42 को इस साइड बुलाना और 2a को उस साइड। ऐसा करने पे सिचुएशन कैसा दिखेगा, ये 90 और ये 42 ऐड होके 132 लिखोगे, ठीक है, और ये 2a जब उस साइड जाएगा तो 3a लिखा जाएगा। अब 3 से 132 का कैंसिलेशन कर देना, तो कैंसिलेशन करने पे आपका आंसर आएगा 44। कितना आ जाएगा? 44। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 44 डिग्री। तो बोला था ना फाइंड a, आप फाइंड a के जगह पर क्या लिखोगे? 44 डिग्री। फाइन। तो ये दोनों क्वेश्चंस एकदम एक ही जैसे थे, इसीलिए इन्हें एक बोर्ड पर फेंका गया था, एक स्लाइड पर फेंका गया था। tan a इज इक्वल्स टू 3/4। फाइन फाइन फाइन। कॉट b पूछा है, tan a इज इक्वल्स टू 3/4 और कॉट b पूछा है, बस देखते जाओ क्या होगा। इन्हें पकड़ूंगा, यहां पे लाते हैं, ठीक है। a प्लस b का आंसर अगर 90 है तो b का आंसर तो 90 माइनस a होना चाहिए। हमसे पूछा था कॉट b, क्या पूछा था? कॉट b। b की वैल्यू अभी अभी हमें ये मिली है 90 माइनस a, तो मैं क्या लिखूंगा b के जगह पर? 90 माइनस a। क्या हम नहीं जानते हैं कि कॉट 90 माइनस a को क्या कहा जाता है? क्या हमारे पास फॉर्मूला नहीं है कॉट 90 माइनस a का? बिल्कुल है। क्या है वो फॉर्मूला? tan a, यही है ना? और tan a का वैल्यू क्या आपको नहीं पता? पता है ना? 3/4। वन ऑफ द मोस्ट क्वर्कीएस्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। क्या था सिनेरियो? a प्लस बी का आंसर 90 था, क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमसे पूछा है कॉट b का आंसर। तो पहला ट्रबल ये है कि ये b को इन्वेस्टिगेट करना है। तो b को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? a प्लस बी का आंसर अगर 90 था तो b का आंसर क्या रखेंगे? 90 डिग्री, और ये a का साइड चेंज करेंगे तो 90 माइनस a। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 माइनस a। तो सिंस मुझे कॉट b की रिक्वायरमेंट थी, मैंने b के जगह पर क्या लिखा? b के जगह हमने लिखा 90 माइनस a। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अगर कुछ है तो वो b के जगह 90 माइनस a। तो b इज 90 माइनस a। तो कॉट 90 माइनस a का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ठीक, नहीं याद है चलो देखो। कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा। और क्या आपको
90 माइनस ए की जगह जब आपने tan a पुट किया तो याद आया कि आपको tan a का वैल्यू तो पता था, विच इज 3/4। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसे मन लगा के सॉल्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आइए अगले सवाल पर। a प्लस बी का आंसर 90 है और फिर आपसे पूछा गया है tan a, tan b, tan a, cot b, sin a, sec b, माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a, फलाना ढिमकाना। ओके, सबसे पहले हम वही करेंगे जो कि हम पिछले वाले सम्स में किए हैं। देखिए हम यहाँ पे b का आंसर निकाल लेंगे, विच इज 90 माइनस ए, और जहां जहां आपको b दिख रहा है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए। सो दिस इज tan a, tan 90 माइनस ए, tan a, cot 90 माइनस ए, उसके बाद साइन ए, सेक 90 माइनस ए। मैं क्या किया, वही तो किया जो पिछले सम्स में किया था, जहां b दिख रहा है वहां पे 90 माइनस ए। तो देखिए साइन स्क्वायर b की जगह 90 माइनस ए, यहां पर है क्या है, cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैंने जहां जहां b था वहां वहां मैंने क्या लिखा था, 90 माइनस ए। प्रीवियस क्वेश्चन का ट्रिक है। अब बताओ tan 90 माइनस ए क्या होता है, cot ए, अभी अभी दिखाया था, करेक्ट। cot 90 माइनस ए दैट इज cot 90 माइनस ए दैट इज tan ए, करेक्ट। यहां पे है sin a और उसके साथ है 90 माइनस ए। चलो देखते हैं क्या है, दिस इज sin a और उसके बाद है sec 90 माइनस ए। 90 माइनस ए करते ही sec अपने भाई जैसा हो जाएगा, विच इज कोसेक ए। आप तो जानते होंगे कि sec 90 माइनस ए होता है कोसेक ए और कोसेक 90 माइनस ए होता है sec ए। ओके, बहुत अच्छा। माइनस व्हाट इज दिस, दिस इज साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, फिर से ये साइन 90 माइनस ए का ऐसा है, आप इसको ऐसा रीड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, जब साइन 90 माइनस ए करता है तो वो कॉस ए में चला जाता है। आप ये स्क्वायर को वैसे का वैसा रखो, आपको इनको चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने क्या किया, आप एक मिनट के लिए ना आप एक मिनट के लिए ना भूल जाना कि यहाँ पे स्क्वायर है, भूल जाओ। साइन 90 माइनस ए में आपका बिहेवियर क्या होता, आप कॉस ए लिखते, तो साइन 90 माइनस ए की जगह आप कॉस ए लिखते। फिर बस आप एक काम करो, बस पुट कर दो उसको, जहां पे स्क्वायर था एकदम हूबहू उसको वैसे का वैसा यहां पर पुट कर देना, कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। देखो यहां पर भी मैंने इस कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज वैसे का वैसा ही नीचे उतारा है, देख लो कॉस स्क्वायर ए, ये एकदम भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस ए में उस स्क्वायर को भूल जाओ, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्योर बुद्धि लगाओ। तो साइन 90 माइनस ए की जगह आपने लिखा कॉस ए और उसके बाद जो स्क्वायर था वो स्क्वायर की जगह पर चला गया। यहां पर कैंसिलेशंस होगा ही होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हट गया और यहां पर आ गया 1। इन दी सेम वे कोसेक ए आपको दिख रहा होगा, कोसेक ए ना रेसिप्रोकल्स रिलेशन में साइन का उल्टा होता है। मैं आपको पहले ही बताया था कि आप ना मिंगल अप मत होना, भूलना मत। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कोसेक की जगह लिख दिया 1/sin। क्यों, कैंसिलेशन बाबा। इन दी सेम वे देखो कॉट भी जो था ना वो tan का उल्टा होता था, तो आपने क्या लिखा, कॉट की जगह पर आपने क्या लिखा, 1/tan लिख दिया। तो यहां से आया था कॉट और कॉट को मैंने लिख दिया 1/tan, कैंसिलेशन कर दिया। यहां से आया था कोसेक और कोसेक को हमने क्या किया, 1/sin लिखा, कैंसिलेशन कर दिया। इस तरीके से आपका आंसर 1 + tan a इज tan स्क्वायर a by 1 - 1। डू यू रिमेंबर, दिस इज माइनस, कुछ नहीं बचाना यहां पे तो 1, करेक्ट। तो ये बाई 1 तो हटाइए, ये +1 है और ये -1 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर है। तो यहां पर जो क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली ऐसी ही है कि आपको ना वो कॉम्प्लीमेंट्रीज एंड वो रेसिप्रोकल्स के बीच में मिंगल अप करके छोड़ देगा, कंफ्यूज भटकते रहोगे तुम जंगल में। क्लैरिटी लाओ, क्लैरिटी लाओ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना अपने को। देख लीजिए ये क्वेश्चन का प्रोपेगेंडा बहुत क्लियर है। इस स्टेप तक सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के भरोसे चला है और फटाक से अपने कॉट को 1/tan, कोसेक को 1/sin में कन्वर्ट किए एंड देन कैंसिलेशन के बाद वहां पर जो 1 था और यहां पर जो 1 था वो भी कैंसिल आउट हो गया। सो ये जो क्वेश्चन मार्क है उनके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए।